हेलो गाइस एंड वेलकम टू 8 मोटो राइट। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपनी होंडा यूनिकॉर्न का ओनरशिप रिव्यू। 4.5 साल से मेरे पास ये बाइक है। लगभग 27,000 किलोमीटर ये चल चुकी है। ऑलमोस्ट 27,745 किलोमीटर ये चल चुकी है। अच्छी बातें क्या है, बुरी बातें क्या है, लेना चाहिए या नहीं, आपके लिए सही रहेगा नहीं, आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए ओनरशिप रिव्यू स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। यहाँ पर 27,745 किलोमीटर तक ये चल चुकी है और मैंने बाइक को इतना राइड किया तो मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है बाइक के बारे में। अच्छी बातें क्या है, बुरी बातें क्या हैं, तो मैं ओनरशिप रिव्यू स्टार्ट करना चाहूँगा बुरी बातों से। मुझे कमियाँ क्या लगी और मैं क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम फेस किया, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। तो यूनिकॉर्न क्या है, एक अच्छी बाइक है लेकिन कमियों के साथ आती है। हर एक बाइक अच्छी होती है लेकिन कमियाँ तो रहती है हर एक बाइक के अंदर, चाहे आप यूनिकॉर्न लो या फिर मेरे पास R15 है, उसके अंदर भी कमी रहती है। तो पहले बात कर लेते हैं अपन कमियों की। तो यहाँ पर आपको पहला नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है यूनिकॉर्न खरीदने का, वो है इसका हेडलैम्प सेटअप। कंपनी ने इसके अंदर अभी तक LED हेडलाइट नहीं दी, मैंने आफ्टर मार्केट लगा ली, लेकिन इससे पहले जो हेडलाइट आती थी हैलोजन वाली, उसके अंदर अच्छा खासा इल्यूमिनेशन नहीं था। मतलब रोड के लिए तो उतना खास नहीं था और हाईवे पर तो काम का ही नहीं था। समझ सकते हैं अगर सिटी लाइट्स नहीं होगी तो आपको विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी यूनिकॉर्न के हेडलाइट से। इसलिए मैंने आफ्टर मार्केट हेडलाइट लगाई जो कि LED है और ज़्यादा खर्चा नहीं आया मेरे को, लेकिन कंपनी को इसके अंदर LED हेडलाइट देना चाहिए। मेरे को इससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। और यहाँ पर मेरे को दूसरी कमी देखने को मिलती है इसके टेल लाइट में। कंपनी इतना ज़्यादा चार्ज कर रही है पैसे, फिर भी आपको LED टेल लाइट ऑफर नहीं करती है। यहाँ पर आपको हैलोजन वाली टेल लाइट देखने को मिल जाती है। अच्छी है लेकिन LED हेडलाइट देना चाहिए इसके अंदर कंपनी को। बाकी आपको ये दो कमियाँ देखने को मिलती है। और तीसरे कमी की बात करूँ तो यहाँ पर तीसरी कमी देखने को मिल जाती है आपको इसके रियर ड्रम ब्रेक से। पीछे आपको कंपनी अभी तक ड्रम ब्रेक ही ऑफर करती है, डिस्क ऑफर नहीं करती। चलो वो दे दिया, लेकिन इस ड्रम से थोड़ी बहुत आवाज़ आती है। अगर बारिश का मौसम होगा, थोड़ा बहुत पानी अंदर चला जाए तो फिर अंदर से चरचुर जैसी आवाज़ आती है। मतलब इरिटेटिंग साउंड है। अगर आप ब्रेक पकड़ेंगे चलाते हुए और बारिश का मौसम होगा, पानी जाएगा अंदर, तो इरिटेटिंग सा साउंड आएगा और बाइक खटारा लगेगी। ऐसे लगेगी कि कोई ओल्ड बाइक चला रहे हैं, बल्कि ये न्यू बाइक है। और मेरे पास ये बाइक लेने के 3-4 महीने बाद से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। कंपनी को इसके अंदर कुछ वर्क करना चाहिए, लेकिन ड्रम ब्रेक में ज़्यादातर ये आवाज़ आती रहती है। कंपनी को इसके अंदर डुअल डिस्क मॉडल ऑफर करना चाहिए। मतलब कस्टमर्स को नीड होती है डबल डिस्क की, और यहाँ पर अभी तक डबल डिस्क वेरिएंट नहीं आया। और तीसरी कमी लगी मुझे इसके टायर्स में। टायर्स कंपनी ने MRF के दिए हैं, मतलब कंपनी फिटेड मिलते हैं आपको MRF के टायर्स। नैलन ग्रेप हैं, ट्यूबलेस हैं, लेकिन यहाँ पर टायर का साइज़ थोड़ा छोटा लगा मुझे। सामने आपको 80-100-18 का टायर मिलता है, 18 इंच का अलॉय व्हील मिलता है। यहाँ पर 90-90 का टायर आना चाहिए था ताकि बाइक अच्छी ग्रिप प्रोवाइड कर सके। और पीछे आपको 100-90-18 का टायर मिलता है। यहाँ पर भी 120 सेक्शन का टायर आना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा N150 राइड किया मैंने, उसके बाद मेरे को समझ में आया कि यूनिकॉर्न के अंदर ग्रिप की अच्छी खासी कमी है। और इस बाइक के अंदर आपको पतले टायर मिलने की वजह से माइलेज अच्छा मिलता है, लेकिन इन पतले टायर्स की वजह से थोड़ी ग्रिप कम हो जाती है और थोड़ी बहुत सेफ्टी भी आपको कम महसूस होती है अगर आप हायर स्पीड्स पर होंगे तब। अगर आप मेरे जैसा 80-90-100 की स्पीड में इस बाइक को राइड करेंगे तो आपको सेफ्टी उतनी ज़्यादा महसूस नहीं होने वाली है, क्योंकि इसके टायर्स की जो ग्रिप है उतनी ख़ास नहीं है जितनी N150 पल्सर की आती है। और इसकी वजह से क्या है, थोड़ा बहुत अनसेफ फील होता है और आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस कम महसूस होता है। हालांकि इसके अंदर ABS है, बाकी आपको ब्रेक्स अच्छे मिलते हैं। यहाँ पर क्या, मेरे को ये भी एक कमी लगती है, टायर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि इसकी मेरे को लगती है चौथी कमी। ये मेरे को 4 कमियाँ लगे। अब 5वीं कमी की बात करूँ तो वो कमी नहीं है, क्योंकि मुझे एनालॉग मीटर पसंद आते हैं। डिजिटल मीटर भी पसंद है, एनालॉग ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि आप जब भी एक्सेलरेट करेंगे तो यहाँ पर जो टैकोमीटर होता है, मैं बताता हूँ आपको, इसकी नीडल की वजह से बहुत ज़्यादा थ्रस्ट मिलेगा आपको। देखो वो टैकोमीटर को, वो नीडल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बहुत सारे लोगों को क्या है, डिजिटल मीटर पसंद आने लगे हैं, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक से लगते हैं डिजिटल मीटर, लेकिन ये मीटर भी बुरे नहीं रहते। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी मिलती है। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज यहाँ आता है, टैकोमीटर इधर है, इंजन चेक लाइट मिल जाती है आपको नए मॉडल में, और यहाँ पर न्यूट्रल लाइट, ये सब फीचर्स मिल जाते हैं आपको। लेकिन डिजिटल मीटर में एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं, जैसे कि गियर पोजीशन इंडिकेटर, लाइव माइलेज, बैटरी वोल्टेज, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं डिजिटल मीटर में। अब किसी किसी को फीचर्स भी चाहिए होते हैं, लेकिन वो यूनिकॉर्न की तरफ जाएगा तो उसको फीचर्स नहीं मिलेंगे।
मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी मेजर कमी देखने को मिलती है इस बाइक के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कंपनी ने कोई भी फीचर नहीं दिया, जैसे कि एलईडी हेडलाइट या फुल डिजिटल मीटर या फिर बैकलाइट स्विचेस। ये सब चीज़ों की कमी रहती है यूनिकॉर्न के अंदर। अगर आप लेने से पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सतर्क हो जाएं कि आपको ये सब फीचर्स यूनिकॉर्न के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। अब तक मैंने आपको इतनी सारी कमियां बताई यूनिकॉर्न के बारे में। अब बहुत सारे लोग कहेंगे इतनी कमियां हैं तो तूने ख़रीदी ही क्यों बाइक। तो भाई कमियां छोड़ो, अब पॉजिटिव पॉइंट की तरफ चलो कि मेरे को अच्छा क्या लगा बाइक के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ लगी मुझे इसकी रोड प्रेजेंस। ये बाइक के टायर पतले हैं लेकिन इसका जो रोड प्रेजेंस है, इसका जो डिज़ाइन है पल्सर के कंपैरिजन में लंबा और चौड़ा आता है। देख सकते हैं आप सामने अच्छा खासा आपको डिज़ाइन मिलता है। ब्लैक कलर है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है यूनिकॉर्न के ऊपर। और ये सिल्वर कलर का जो एक्सेंट है इसके ऊपर सीबी यूनिकॉर्न लिखा हुआ देखने को मिल जाता है ना आपको। ब्लैक कलर में एक कॉम्प्लीमेंट ऐड करता है, मतलब सोने पे सुहागा जैसी बात। और यहाँ पर होंडा का 3D में एम्बलम, इतना अच्छा टैंक के ऊपर इतना अच्छा एम्बलम लगाने के बाद बाइक के ऊपर स्टिकर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। वहीं आप अगर पल्सर को देखेंगे तो छपरे स्टाइल में पूरा लाल कलर, यहाँ पर कार्बन फाइबर ऐसा कुछ मार दिया। लेकिन होंडा ने इस बाइक को बहुत ज़्यादा अच्छा रखा है और बिजनेसमैन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है बाइक। पल्सर क्या है, फंकी लगती है। छपरी मैंने गलत वर्ड यूज़ कर लिया, अगर आपके पास पल्सर है तो आप बुरा मत मानो, मुझे भी पसंद है पल्सर। लेकिन यूनिकॉर्न जो है फंकी टाइप नहीं आती, थोड़ी सोबर रहती है बाइक और बहुत ज़्यादा मोतेवर लगती है। और यहाँ पर मेरे को इस बाइक का लुक इस टैंक की वजह से, इसके ब्लैक कलर की वजह से और इसके कम स्टिकर वाले डिज़ाइन की वजह से पसंद आता है। रियर प्रोफाइल हो, मतलब साइड प्रोफाइल, रियर प्रोफाइल 360 पूरा बाइक को देखेंगे तो यूनिकॉर्न क्या है, कम्यूटर बाइक के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर लगती है। और इसकी रोड प्रेजेंस मेरे को अच्छी लगती है, इसलिए ये बाइक मेरे को पसंद आती है लुक्स में। अब दूसरी अच्छी चीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर आपको रिलायबिलिटी भर भर के मिलेगी। रिलायबिलिटी का मतलब टिकाऊनेस, बहुत ज़्यादा टिकाऊ रहती है यूनिकॉर्न। अगर अपन पल्सर से कंपेयर करें तो इसके पार्ट्स हो, इंजन हो, छोटे से छोटा नट इसका पल्सर से बेटर आता है। इसके अंदर आपको बिल्ड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया मिलती है, चाहे पैनल्स की बात करूँ, टैंक की बात करूँ, इधर की बिल्ड की बात करूँ। बाइक मैंने बहुत ज़्यादा रफ़ यूज़ की है और ऑफ रोडिंग भी मैं कर चुका हूँ अच्छा खासा। इसके ऊपर ऑफ रोडिंग भी ये आराम से कर लेती है। लेकिन अगर अपन पल्सर के अंदर ऑफ रोडिंग करने जाएँ तो आपको इनिशियल पिकअप कम मिलने की वजह से ऑफ रोडिंग कर नहीं पाते। और पल्सर के अंदर इतना बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस नहीं आता। पल्सर में आपको 165 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो मेरे को पल्सर में वो सब कमी लगती है, लेकिन इस बाइक का वो पॉजिटिव पॉइंट रहता है क्योंकि यहाँ पर आप ऑफ रोडिंग भी आराम से कर सकते हैं। और इसका एक बार मडगार्ड भी टूट गया था, एक बंदे ने लाके सीधा यहाँ पर ठोक दी गाड़ी, तो सिर्फ चीर आई, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ और मैंने यहाँ पर फेविक्विक से काम चला लिया। तो ये बाइक की बिल्ड क्वालिटी ऐसी रहती है, अच्छा खासी स्पीड में आगे धक्का देने के बावजूद ये बाइक का जो मडगार्ड है वो सिर्फ क्रैक हुआ, चकनाचूर नहीं हुआ, सिर्फ क्रैक हुआ। उसकी वजह से क्या है, बिल्ड क्वालिटी समझ में आती है आपको कि कंपनी ने अच्छी बिल्ड क्वालिटी दी है आपको, आपके पैसों की आपको वैल्यू भी मिलती है यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी के तहत। और यहाँ पर रिलायबिलिटी उसकी वजह से भी अच्छी रहती है। इंजन से भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलते। थोड़ा बहुत कभी कभी माइलेज की दिक्कत आती थी क्योंकि मैं थोड़ा रफ राइड करता था, उसकी वजह से माइलेज क्या है 40-45, कभी कभी 40 के नीचे जाता था माइलेज। लेकिन जब मैंने सेटिंग करवाई तो इसका माइलेज बढ़ के 55-60, कभी 58, कभी 53, 50 के ऊपर ही निकाल के देती है माइलेज। तो माइलेज बहुत बढ़िया है इस बाइक का। और माइलेज एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस बाइक को ख़रीदने का, बहुत बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट कह सकते हैं आप। यूनिकॉर्न के अंदर माइलेज बहुत ही बढ़िया रहता है। पल्सर से कंपेयर करेंगे तो 10 kmpl का माइलेज यूनिकॉर्न उससे ज़्यादा देगी आपको। और आप सिटी में या फिर हाईवे पर यूज़ करना चाहते हैं यूनिकॉर्न तो आपको माइलेज को लेकर चिंता नहीं करनी, माइलेज बहुत बढ़िया मिलता है आपको यूनिकॉर्न से। तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट था। और अगला पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता था मेरे को इसकी इंजन की स्मूथनेस। इंजन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है इस बाइक का, भरपूर स्मूथनेस है इसके अंदर। अगर अपन पल्सर से कंपेयर करें तो पल्सर में इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का भी बोले तो चलेगा। पल्सर के अंदर 6-7 हज़ार RPM के बाद अच्छे खासे वाइब्रेशंस आने चालू हो जाते हैं। उससे क्या होता है, राइड क्वालिटी ख़राब होती है क्योंकि फुटपेक्स पर, सीट पर, हैंडल बार पर हर जगह वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। गिर्र गिर्र, बजीनेस अलग हो गया है लेकिन वाइब्रेशंस जो हैं पूरा झंझना देते हैं राइडर को। तो यहाँ पर आपको यूनिकॉर्न में वो सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती। यूनिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्मूथ रहती है, इसकी पावर डिलीवरी स्मूथ है और होंडा ने इसका इंजन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनाया है। और इसका इंजन पहले CBZ एक्सट्रीम में यूज़ किया जाता था, डैज़लर में भी यूज़ हुआ इसका इंजन। फिर नया इंजन जो आया 163 cc का, वो इंजन हॉर्नेट से लिया गया है। हॉर्नेट से पहले ये यूनिकॉर्न 160 में यूज़ किया जाता था, उसके बाद हॉर्नेट में आया, एक्सब्लेड में आया, फिर इसके बाद ये आ चुका है होंडा यूनिकॉर्न BS6 के अंदर। तो यहाँ पर ये बात है कि यूनिकॉर्न अगर आप लेते हैं तो आपको इंजन से टेंशन देखने को नहीं मिलेगा, जो कि पल्सर में हो जाता है कभी कभी। पल्सर में क्या है, थोड़ा रिलायबिलिटी के इश्यूज रहते हैं। पल्सर क्या है, DTSI इंजन के साथ आती है, डुअल स्पार्क पिन होते हैं उसके अंदर, उसकी वजह से क्या है पावर भी ज़्यादा जनरेट करती है वो। और यहाँ पर आपको 1 PS पावर कम मिलती है पल्सर के कंपैरिजन में।
और टॉर्क इसके अंदर ज़्यादा रहता है पल्सर से, क्योंकि इसके अंदर इनिशियल पिकअप ज़्यादा है और कंपनी ने ट्यूनिंग ऐसी करी है कि सिटी में चलाते समय आपको पिकअप की कमी महसूस ना हो। और पल्सर में आपको थोड़ी बहुत इनिशियल पिकअप की कमी होती है, इनिशियल पिकअप थोड़ा कम लगता है पल्सर का इसके सामने। और पल्सर का मिड रेंज अच्छा रहता है, लेकिन मिड रेंज जो है स्पोर्ट्स बाइक के लिए अच्छा रहता है। यहाँ पर आप कंप्यूटर बाइक खरीद रहे हैं तो आपको इनिशियल पिकअप लगेगा, तो यहाँ पर होंडा आपको इनिशियल पिकअप अच्छा ऑफर करता है, माइलेज होगा अच्छा, यहाँ पर रिलायबिलिटी अच्छी मिलती है आपको, साथ ही साथ आपको स्मूथ इंजन मिलता है। और यहाँ पर क्या है, टैंक कैपेसिटी भी अच्छी मिलती है आपको, 13 लीटर की मैसिव टैंक कैपेसिटी है। अब मैसिव है मैंने इसलिए कहा, पल्सर से तो कम है भाई, पल्सर में 15 लीटर है, यहाँ पर आपको 13 मिलती है। लेकिन FZ से कंपेयर करें तो FZ में भी आपको सेम टैंक कैपेसिटी मिलेगी जो कि है 13 लीटर वाली। अब ये बाइक क्या है, अपनी यूनिकॉर्न जो है लगभग 1,05,000 ऑन रोड पड़ती थी जब मैंने ये ख़रीदी थी। 5 दिसंबर 2019 में मैंने इस बाइक को परचेस किया था। लगभग 4.5 साल हो गए और मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस मतलब एक मैं कहूँगा बुरा और अच्छे को कंपेयर करें तो एक 80% का कहूँगा मैं, 100 में से 80 मार्क देना चाहूँगा इस बाइक को, क्योंकि बुरी बातें भी हुई, अच्छी बातें भी हुई, बुरा एक्सपीरियंस भी हुआ, अच्छा एक्सपीरियंस भी हुआ। और यहाँ पर अच्छा एक्सपीरियंस बोल तो क्या है पता है, यहाँ पर मेरे को टूरिंग के लिए बाइक बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगी, क्योंकि इसकी राइडिंग पोजीशन अच्छी है, सीट कंफर्ट अच्छा है। मैंने पिलियन के साथ लगभग 300 किलोमीटर की राइड की थी लगातार, उसमें मुझे कोई थकान महसूस नहीं हुई, ना ही हाथ पर, ना ही पैर पर, ना ही कमर में, किधर भी दर्द महसूस नहीं हुआ। इसका सस्पेंशन सेटअप भी परफेक्ट है, सिटी प्लस हाईवे के हिसाब से है। मैं 80, 90, 100 की स्पीड में भी कंटिन्यूसली राइड कर रहा था, तब भी मेरे को कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई और ना ही वाइब्रेशन आए इसके इंजन से। इंजन बहुत ही ज़्यादा वेल बिल्ड है होंडा यूनिकॉर्न का। अगर आप लेना चाहते हैं यूनिकॉर्न टूरिंग के लिए तो यूनिकॉर्न भी एक अच्छा ऑप्शन है और आपको दिक्कत नहीं देगा। लेकिन अगर आपको फीचर्स चाहिए तो फीचर्स नहीं मिलेंगे, ये भी बात याद रखो। और पल्सर की बात करूँ तो पल्सर में क्या है, 40-45 का माइलेज मिलता है सिटी में, हाईवे पर मुश्किल से 50 का मिल जाएगा आपको, और यूनिकॉर्न सिटी में ही 50 का निकाल के देती है, इसलिए मैं यूनिकॉर्न को प्रेफर किया। तो माइलेज भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा इस बाइक के साथ, क्योंकि मैंने देखा है इसका माइलेज गिरते हुए भी देखा है, लेकिन जब चढ़ा तो वो उतरा नहीं, वो भी देखा मैंने। और बैड एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एक बार इसका माइलेज गिर के लगभग 40-45 हो गया था, वो सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ मुझे। और एक बैड एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा आपको मैं, यूनिकॉर्न के अंदर एक प्रॉब्लम चल रही थी जो कि है किक की। यहाँ पर क्या होता है, किक ऐसे खोलते हैं तो आप देख सकते हैं ये टाइट है ये किक, लेकिन ये सीधा नीचे चले जा रहा था और उस टाइम बाइक ऑटोमेटिकली बंद हो जा रही थी। तो कंप्रेशन का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था इंजन के अंदर, तो आप ना ही बाइक स्टार्ट कर सकते हैं ना ही चला सकते हैं, ये एक दिक्कत थी। सेल्फ से भी स्टार्ट नहीं होगी और किक से भी स्टार्ट नहीं होगी, ये एक दिक्कत देखने को मिल रही थी मेरे को। और ये शुरुआती दिनों में हुआ, लगभग बाइक लेके 3-4 महीने हुए थे, तभी बाइक मैं एक 50-60 की स्पीड में चल रहा था और बाइक ऑटोमेटिकली बंद हो गई, इंजन स्विच ऑफ हो गया। तो मैं परेशान हो गया, इंजन क्यों बंद हो गया, सेल्फ दे रहा हूँ स्टार्ट नहीं हो रही, किक तो पूरा ढीला हो गया था, किक से तो कोई हरकत ही नहीं हो रही थी, मतलब कुछ मूवमेंट था ही नहीं किक के अंदर, मतलब कुछ फीडबैक नहीं मिल रहा था मुझे। फिर उसके बाद मैकेनिक को बताने के बाद मैकेनिक ने क्या किया, इसे खोला और इसके अंदर ऑयल डाले, फिर कंप्रेशन बना, क्या क्या हुआ। वो प्रॉब्लम शुरू में 2-3 बार हुई मेरे साथ, लेकिन बाद में कभी नहीं हुई। 2 से 3 बार मैंने ऐसे झेला और ये बहुत सारे यूनिकॉर्न के ओनर्स ने झेला है। बाकी आपको ये एक बैड एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा यूनिकॉर्न से। बाकी इसके अंदर कमियां मैंने आपको बताई, जो कि है रियर ड्रम ब्रेक की, सामने हेडलाइट की, और यहाँ पर क्या है, टेल लाइट भी आपको LED नहीं मिलेगी, फीचर्स भी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपको रिलायबिलिटी चाहिए और 5-10 साल आपको आराम से चलानी है बाइक और ज़्यादा दिक्कतें ना हो, बाइक से अच्छा माइलेज मिले, अच्छी पावर डिलीवरी मिले, टूरिंग के लिए भी अच्छी हो बाइक, मतलब बेसिकली एक फैमिली बाइक हो, तो यूनिकॉर्न एक अच्छा ऑप्शन है। और मैं इसे सजेस्ट करना चाहूँगा अपने सारे सब्सक्राइबर्स को, जो लोग पल्सर छोड़ के यूनिकॉर्न की तरफ आना चाहते हैं तो भाई आ जाओ। पल्सर में क्या है, माइलेज आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस चाहते हैं तो यूनिकॉर्न की तरफ मत आओ। परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी यूनिकॉर्न के अंदर पल्सर के कंपैरिजन में। पल्सर की मिड रेंज परफॉर्मेंस ज़्यादा रहती है और इसकी इनिशियल परफॉर्मेंस ज़्यादा रहती है। इनिशियल मतलब शुरुआती पिकअप, और पल्सर का मिड रेंज मतलब 4-5 हज़ार RPM के बाद पल्सर थोड़ा पिकअप लेगी, इससे ज़्यादा लेगी, तो ये सब रहता है। बाकी ये बाइक के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है और थोड़ा बुरा भी है। बाकी आपको मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना, और ऐसे ही बाइक रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।